Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम लोग जून 2024 कोड 55 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दिस इज द थर्ड सेशन। मैंने ऑलरेडी कुछ तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। यस, सो आई वेलकम यू ऑल टू ट्यूटलेज एकेडमी. We will be solving today June 2024 Code 55 question paper. This is the scanned copy which I have. और कुछ questions around 70 questions मैंने already solve करवा दिए हैं and rest question I will be solving today, right? So I will jump to question number 120. Up to question number 120 मैंने already आपको करवा दिया है. From question number 121 I will be solving today. Yes. So question number 121 हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Up to here it's already done. According to law of demand, other things remaining same, there is inverse relationship between price and quality demanded. What is not included while considering other things remaining same? तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एक पॉइंट रॉन्ग लग रहा है. वो ये है कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी होना चाहिए. क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्वांटिटी होना चाहिए. ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, है ना. किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आप उसकी क्वांटिटी आप कम कंज्यूम करने लग जाओगे, है ना. अगर ऑल ओवर इंडिया भी मैगी अगर 10 रुपए में मिल रही है, मैगी के 10 रुपए का पैकेट है, अगर उसका दाम 100 रुपए कर दिया जाए तो उसकी क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होगी, कम डिमांड होगी, उसका डिमांड घट जाएगा, राइट. तो प्राइस और क्वांटिटी के जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है ना, जो D इज इक्वल टू MRP डिमांड ग्राफ. तो उसको उस चीज को अगर कंसीडर करते हुए वेज अगर हम इधर लिखे, क्वांटिटी इधर लिखे, देन द ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because of inverse relationship between these two. So what is not included while considering other things remaining same? Okay, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि अदर थिंग्स आर रिमेनिंग सेम और वेज और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट. या फिर प्राइस एंड क्वांटिटी. तो क्या चीज नॉट इंक्लूडेड है? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर हम सेम समझ रहे हैं. अगर हम मैगी का प्राइस 10 रुपीज से 100 रुपीज अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस हम सेम समझ रहे हैं. हम यहाँ पे समझ रहे हैं मैगी के अलावा और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि मैगी जैसा ही टेस्ट दे जिसके दाम 10 रुपए है ना. उसके बाद फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इनफैक्ट इस हमारा आंसर हो जाएगा. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंक्लूडेड. यहाँ पर अगर हम इसी सिनेरियो को डिस्कस करें तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नॉट इंक्लूडेड है. इनकम ऑफ कंज्यूमर को भी अगर हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं तो कांस्टेंट समझ रहे हैं, है ना. टेस्ट भी हम कांस्टेंट समझ रहे हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर भी कांस्टेंट समझ रहे हैं, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कांस्टेंट समझ रहे हैं. तभी इनफैक्ट ये ट्रू होगा कि मैगी की प्राइस हमने 10 टाइम्स इंक्रीज की तो इसका डिमांड घट गया. ये ट्रू किस किस केस में होगा? जब ये तीनों कांस्टेंट हो. कोई सा भी एक अगर वेरी करेगा तो फिर यहाँ इसका जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो सकता है. करेक्ट. ओके. सो growth of population is kept is not in fact included. This point is not in fact at all considered while considering this theorem. So point number 2 हमारा आंसर होगा. ठीक है. आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर, आई डोंट नो आपने क्या किया, बट इफ यू वांट यू कैन कमेंट. मैं देखूंगी कि अगर जिससे मुझे समझ में आएगा कि नॉलेज गैप है, अगर कहीं आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे समझ आएगा. तो अगर आपने रॉन्ग आंसर भी वहाँ पे कमेंट किया एग्जाम में तो मुझे बताएं. अगर अभी भी अगर कुछ सेशंस मुझे लेना हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी हो, जो अगर ट्यूटलेज एकेडमी के स्टूडेंट्स है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122. कंसिडर द स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, है ना. ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार यूजीसी नेट में. देखिए मुझे ऐसा समझ आता है ना कि हर बार किसी ना किसी ऐप से स्पेशली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. बाकी सारे ऐप से भी आते हैं लेकिन किसी ना किसी ऐप से स्पेशली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो इस बार पेमेंट ऑफ वेजेस ऐप से क्वेश्चंस देखने को काफी ज्यादा मिल रहे हैं, राइट. तो चलिए इसके
अब देखेंगे कि कौन कौन से डिडक्शन है. कंसिडर द स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डिडक्शन. तो डिडक्शन फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, ओके. डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन, डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिडक्शन फॉर पेमेंट टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, डिडक्शन मेड फ्रॉम रिटन ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अगर आप टाइप ऑफ डिडक्शन देखेंगे, जो कि इस एक्ट में डिडक्शन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बहुत ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा सा ही एक्ट है और कुछ 15 सेक्शंस हैं इसमें, और इसमें मेन डिडक्शंस की बात होती है. तो इसमें ना एम्प्लॉय वेलफेयर फंड की डिडक्शन इलीगल डिडक्शन है, इसके बारे में कोई बात नहीं होती. ऑल दिस डिडक्शंस आर वैलिड, दिस कैन बी डन, है ना. ऑथराइज्ड डिडक्शन की बात सेक्शन 7 में की जाती है, और उसमें पॉइंट उसमें ए है, बी है, सी है, ई है, ऑल आर ऑथराइज्ड डिडक्शन, बट पॉइंट नंबर डी की बात कहीं नहीं की जाती. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड ई. ओके ओके, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123. The inflows and outflows of labor force from one country to another and within occupation on annual basis is termed as. The inflows and outflows of labor force from one country to another and within occupations on annual basis. तो देखिए, लेबर टर्नओवर नहीं होगा, लेबर एब्सेंटिज्म नहीं होगा, ठीक है. इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो लेबर फोर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहे हैं और जा भी सकते हैं विद इन ऑक्यूपेशन. ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा लेबर माइग्रेशन. लेबर माइग्रेशन होगा आंसर. देखिए, लेबर मोबिलिटी, लेबर माइग्रेशन में आप डिफरेंस क्या बता सकते हैं. तो लेबर मोबिलिटी जो होता है ना, उसका परमानेंट कैरेक्टर नहीं होता. इट्स द एबिलिटी ऑफ वर्कर टू मूव फ्रॉम मूव अक्रॉस जॉब्स, मूव अक्रॉस स्पेसेस, है ना. तो लेबर मोबिलिटी इज ओनली इट इज द एबिलिटी और मूवमेंट ऑफ वर्कर. बट अगर हम एक परमानेंट कैरेक्टर का मूवमेंट माने, एक सेटलमेंट माने वर्कर का with intention of settling to a new place for life and sustenance, तो वो हो जाता है labor migration. So point number 4 is the most appropriate answer then point number 2. So point number 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है. Okay, I'll take the doubt ones. Okay Monica, very good. ठीक. Next 124. Which type of unemployment is also called Keynesian unemployment? ठीक है, आपको बहुत ट्रिकी लगेगा ये. Keynesian unemployment मैम ने क्या क्या बताया है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया है. फिर यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड की बात लॉर्ड केनिसन करते हैं. लेकिन यहाँ पे इन दोनों के जो ऑप्शन है उनके बारे में आपको ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, थोड़ा सोचना है, ठीक है. कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और केनिसन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कोई रिलेशन है. सो वी विल जस्ट थिंक अबाउट इट. फ्रिक्शनल नहीं होगा, फ्रिक्शनल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल जो होता है वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है. और यहाँ पे केनिसन अनवॉलंटरी की बात करते हैं, है ना. अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, आप चाहते नहीं कि अनएम्प्लॉयड रहो बट आप अनएम्प्लॉयड रहते हो. तो वो किस चीज के कारण. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अनवॉलंटरी सब जगह होता है, अर्बन और रूरल, तो ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं होगा. साइक्लिकल, इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर, है ना. रिसेशन हो गया, या फिर रिसेशन हमारा साइक्लिकल, या फिर कुछ वैसा चेंजेस आता है इकोनॉमी. तो ये भी अनवॉलंटरी उतना नहीं है. स्ट्रक्चरल में देखिए, स्ट्रक्चरल क्या होता है. स्ट्रक्चरल्स में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन इकोनॉमी जो स्किल्स नीडेड होते हैं एम्प्लॉयज का, वो सब कभी कभार स्किल्स मिसमैच हो जाते हैं. अब हो सकता है कि आज से 25 साल पहले C++ बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. तो 25 साल पहले जो लोगों को C++ आता था, उनकी डिमांड होगी, वो अभी नहीं होगी. उसी तरह अभी चैट जीपीटी एंड AI, मतलब शिफ्ट इन इकोनॉमी के कारण, टेक्नोलॉजी शिफ्ट के कारण बहुत सारे जॉब ऑब्सोलेट हो जाते हैं, नए जॉब क्रिएट होते हैं. तो वो सारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है ना. Where unemployed worker lack the skill needed by prospective employees or firms that do not have equipment to take on or need on workers. ठीक है, तो लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है. सो यहाँ पे हम अनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वही है, डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड. तो शिफ्ट इकोनॉमी में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण कुछ जॉब ऑब्सोलेट हो जाते हैं. तो जो इफेक्टिव डिमांड की डेफिशिएंसी ही होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, है ना. तो दोनों बहुत ज्यादा तक सिमिलर है, बहुत ज्यादा दोनों रिलेटेड है.
इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। इसीलिए ये दोनों का रिलेशन है, कॉमन कॉज है, इसलिए हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी केनेसन अनएम्प्लॉयमेंट को कह सकते हैं। नेक्स्ट 125 हेजी है तो मैं पढ़कर बता देती हूँ। Which three of the following noted leaders were founder members of Red Trade Union Congress? This is a straight PYQ. इसके पहले भी आई थिंक 2022 या 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्लास में हमने डिस्कस किया था। देश पांडे, खांडलकर और बीटी रानाडे, ये तीनों ने मिलकर के रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया। मैंने क्लास में भी उस समय बोला था कि आप इसे नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है ना। बीटी रानाडेव हमारे सिटू के फाउंडर भी है, सिटू के फाउंडर भी बीटी रानाडेव है, तो नोट डाउन करेंगे इन सारी चीजों को, ये नहीं है। ओके, यही थोड़ा माइनर चेंज करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना दोबारा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन सेल्स पर्सन एंड कस्टमर एंड इंडिकेट द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। सेल्स पर्सन क्या कह रहा है? दिस शर्ट इज rather than expensive, especially tailored for exclusive taste। और कस्टमर क्या कह रहा है? I shall buy it, है ना। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कॉम्प्लीमेंट्री, पैरेलल, क्रॉस या अल्टीरियर? जस्ट थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, मतलब आप याद कीजिए, बताइए कि एग्जाम में आपने इसके कौन सा आंसर किया, क्या आपने करेक्ट आंसर किया? इफ यू विश यू कैन कमेंट। 126 का क्या होगा? देखिए, ये एक्चुअली है अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन में क्या होता है? एक ओवर्ट मीनिंग होता है और एक कोवर्ट मीनिंग होता है ना। एक डायरेक्ट मीनिंग होता है, एक कोवर्ट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेल्स पर्सन कह रहा है कि शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत स्पेशल एक्सक्लूसिव टेस्ट के लिए। तो आप कस्टमर हो सपोज, तो आप सोच सकते हो कि ओके, आप मन में सोच रहे हो, एक कोवर्ट मैसेज है कि ओके आई विल वियर इट एंड मे बी किसी की शादी में पहनूंगा इस शर्ट को, या फिर इसे किसी को अपने फादर को गिफ्ट कर सकता हूँ। तो वो आपका एक यहाँ पे कुछ कोवर्ट मीनिंग है कि आप इसका क्या करोगे। आप सीधा कह रहे हो आई शैल बाय इट, ये आपका ओवर्ट मीनिंग है ना। तो जो एक्सप्लिसिट है वो ये है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो मीनिंग होते हैं, है ना। तो अल्टीरियर ट्रांजेक्शन में क्या होता है? यही होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक ओवर्ट मीनिंग होता है और एक कोवर्ट मीनिंग होता है। ओवर्ट एडल्ट टू एडल्ट होता है और कोवर्ट पेरेंट टू चाइल्ड हो सकता है या चाइल्ड टू पेरेंट हो सकता है ना, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। ओके, नहीं पैरेलल नहीं है, अल्टीरियर। अगर ऐसा होता, अगर कस्टमर कहता कि यस देखने में भी लग रहा है कि काफी एक्सपेंसिव है, इसकी प्राइस क्या है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। कि सेल्स पर्सन जो कह रहा है आप उसको एडल्ट तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसी के फेवर में बोल रहे हो, उसी के सोच विचार में, उसी के थिंकिंग के अकॉर्डिंग कह रहे हो, तो वो हमारा एडल्ट टू एडल्ट होता, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेकिन आई शैल बाय इट यहाँ पे कोवर्ट मीनिंग है, इसलिए अल्टीरियर होगा। 127, which of the following is not the approaches in charting the career paths according to Rothwell and Cousins? ये बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी। तो एक्चुअली एक बुक है रॉथवेल एंड कर्जन ने लिखी है, उस बुक में उन्होंने करियर पाथ्स के बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, करियर पाथ भी है, करियर गोल भी है, लैटिस और नेटवर्क अप्रोच नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ओके। और वैसे भी कभी अगर फिर भी कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं कि ये तरीका काम करे, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो करियर गोल भी हो सकता है, करियर पाथ अप्रोच भी हो सकता है, टाइप्स ऑफ करियर पाथ हमने पढ़ा है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी हो सकता है। ये कुछ नया सा है, नेटवर्क अप्रोच तो करियर में नहीं होगा, है ना, कि एक से एक यहाँ पे मूव ही कर रहे हैं, तो नेटवर्क थोड़ा मतलब थोड़ा एलियन लग रहा है नेटवर्क वर्ड करियर पाथ से। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट, है ना। अदरवाइज इट मे और मे नॉट वर्क, बट बस मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रही हूँ इफ एनी हाउ यू वांट टू मार्क योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, एज पर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर Act 1996, the definition of wages shall have the same meaning as assigned under, है ना। तो मैंने आपको क्लास में कहा है कि हर एक्ट के का जो डेफिनेशन है वेजेस का और वर्कर का, ये डेफिनेशन आप हर एक्ट का देखिए, क्लास में मैंने कहा है ना, रिपीटेडली कहा है। तो इसमें जो 128 का आंसर होगा, राइट, ये हो जाएगा पेमेंट ऑफ एनीबॉडी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 128 का। आप अगर देखोगे इस एक्ट में, तो जो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो है ना, सेक्शन
सेक्शन 2N प्रिसाइजली अगर देखें तो सेक्शन 2N इस एक्ट का वेजेस का डेफिनेशन यही बता रहा है, वेजेस इज सेम एज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, फीडलर कंटिजेंसी मॉडल प्रपोजेस दैट। फ्रेड फील्डर का जो कंटिजेंसी मॉडल है वो क्या क्या बताता है? 4 पॉइंट है, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करना है। तो द की फैक्टर इन लीडरशिप इज द इंडिविजुअल्स बेसिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। लीडर्स क्वालिटीज आर इनबॉर्न एंड इननेट, नहीं भाई ये नहीं बताते। कॉन्टिजेंसी मॉडल है ना, लीडरशिप क्वालिटीज डिपेंड करती है कि कितना फेवरेबल सिचुएशन है हमारा वर्कर्स के साथ या फॉलोअर्स के साथ। तो इनबॉर्न एंड इननेट तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। सक्सेसफुल लीडर्स हैव हायर कंसर्न फॉर वर्क, जरूरी नहीं है सक्सेसफुल लीडर्स हैव हायर कंसर्न फॉर वर्क, भी नहीं है हायर, और हायर कंसर्न फॉर वर्क एंड लोअर कंसर्न फॉर रिलेशन, ऐसा इसमें नहीं बताया गया है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों पॉइंट इस मॉडल में बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है। और इंडिविजुअल्स का बेसिक लीडरशिप स्टाइल ही की फैक्टर होता है लीडरशिप में, आप बिल्कुल कह सकते हैं। इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर मैच बिटवीन लीडर्स स्टाइल एंड डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स कंट्रोल टू लीडर, बिल्कुल सही है ना। लीडर मेंबरशिप स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर, ये सब पे डिपेंड करता है लीडर्स का स्टाइल। यहाँ पे लिस्ट प्रेफर्ड को वर्कर, एलपीसी थ्योरी भी इस मॉडल को हम कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए एंड डी, विच इज ऑप्शन नंबर 3। प्लीज नोट इट डाउन। 129 का क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, which of the following is true regarding the members of Central Advisory Committee constituted by central government under Building and Other Construction Worker Act? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, हमेशा हर एक्ट में आपको ध्यान रखना है कि हर एक एक्ट में जो जो भी कम्युनिटीज है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, चेयरपर्सन अपॉइंटेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, यस। 3 members of parliament of whom 2 shall be elected by house of people and 1 by council of state, definitely true। next point number सी, एक्स ऑफिशियो कौन होता है? बार बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो, बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 20, नॉट लेस देन, नहीं एग्जाम क्लास में भी करवाया गया, क्लासरूम क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट, 13 और 9। अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 13 बट नॉट लेस देन 9। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, आंसर होगा ए बी सी ओनली। ओके, आपने करेक्ट किया है 130 का, 2 मोनिका, यस वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, आसान है। जितने भी बुक्स हैं सारे बुक्स के नेम और ऑथर्स, आपको कहीं भी कोई सा भी पीवाईक्यू सॉल्व करे, आपको अपनी रिपोजिटरी बनानी है, नोट डाउन करना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स, ए का 2 होगा और ए का 2 बस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बस बन गया क्वेश्चन, है ना। एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हैं, बट एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट नोट डाउन ऑल दिस 3 इन योर नोट्स। अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, पता है तो उससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। नोट डाउन ऑल ट्रेड यूनियनिज्म इन न्यू सोसाइटी बाय हैरोल्ड जे लास्की, ये पहले भी प्रीवियस ईयर्स में भी कभी यूजीसी नेट ने पूछा है इस बुक के बारे में। तो समहाउ इसके बारे में तो थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट, इस बुक के बारे में तो कई बार पूछा है, एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये बुक मुझे पहली बार मिली है, नहीं शायद इसके बारे में भी पूछा गया ये। तो इट ऑल कीप्स ऑन रिपीटिंग, द मीडिएटिंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नोट डाउन ऑल दिस 3, all those this very important information in case you don't know। next question number 132, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो हो जाना चाहिए। मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस टू डिटरमाइन कोर्स ऑफ बिजनेस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को आप डिसाइड कर रहे हो, यू आर डिसाइडिंग ऑन, ये क्या है? प्लानिंग है ना, प्लानिंग है। लीडिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल में कहीं पे आप स्ट्रेटेजी की बात हो रही है भाई, तो प्लानिंग ही होगा। ए का 2 बस एक ही में, देखिए इसी से ऑप्शन बन गया, है ना। क्वेश्चंस देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ पेपर आया था, पेपर बहुत आसान आया था, कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं टफ थे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन जो है ना इजी और मॉडरेट लेवल के थे। तो तैयारी ठीक ठाक है तो हो जाएगी। अगर नहीं हुआ, अगर आप कहीं आपसे सिली मिस्टेक हो रहा है या कहीं मिस आउट हुआ, तो एज अ लर्निंग उसको सीखिए, इससे ज्यादा अच्छी लर्निंग आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पर एक्चुअली आपने एक रियल लाइफ सिचुएशन फेस किया है, जहाँ पे आपने एग्जाम दिया, आपको आप यहाँ पे देख रहे हो कि कहाँ कहाँ मिस आउट हुआ, कहाँ कहाँ गलती हुई, और आपको एक मौका मिला कि अपन सबको सुधारो और दूसरी बार एग्जाम होगा, राइट। तो डोंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी नॉट हेल्प यू, है ना।
डोंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी नॉट हेल्प उस अपॉर्चुनिटी से आप सीख करके आगे सीख सकते हैं. एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कहाँ होता है? ऑर्गेनाइजिंग में होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर इन ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद फिर है शेपिंग बिहेवियर टू अकम्प्लिश गोल, लीडिंग या फिर डायरेक्टिंग भी कह सकते हैं हम उसे. एंड देन वी हैव कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग चेंजेस टू अचीव गोल, जहाँ पे हमें से जो भी डेविएशन हुए हैं डेविएशन का मॉनिटर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द 3 tiers of industrial activities proposed by TA Cochin in 3-tier structure of industrial relation? ठीक है, ओके. देखिए पहले यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है कि 3 tier structure of industrial relation is proposed by whom, which person proposed it, और आंसर था TA Cochin. और अब देखिए इसमें कौन कौन से 3 tier है वो पूछे गए हैं. तो दिस इज द पैटर्न हाउ यू शुड स्टडी PYQ. कोई भी एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक टॉपिक बना करके अपनी पढ़ाई कीजिए. ओके. और तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड पर्सनल पॉलिसी मेकिंग है, वर्क प्लेस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप. ये तीनों है 3 tier ऑफ IR बाय कोचिन. ठीक है, नहीं पता है तो नोट डाउन करेंगे. ओके, वर्क प्लेस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, पहला है मेन रिलेशनशिप, दूसरा पॉलिसी मेकिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग और पर्सनल पॉलिसी मेकिंग, तीसरा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. पॉइंट नंबर OMR फिल करने में टाइम लगता है. ये OMR होता है तो यही चैलेंज होता है, बार बार फिल करने में बड़ा टाइम लग जाता है और उससे थोड़ा टेंशन भी बना रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, कितना टाइम लगेगा OMR शीट फिल करने में. आप लोग काफी दिनों बाद एग्जाम दे रहे थे OMR वाला, तो कितना टाइम लगेगा, ये प्रैक्टिस भी नहीं रहती तो भी हो जाता है एग्जाम. प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है. एन एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी टू हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी. देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सब्सिडरी से मल्टीनेशनल हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, है ना. ये हमने एग्जाम में क्लास में पढ़ा है, हेडक्वार्टर सब्सिडरी, हेडक्वार्टर सब्सिडरी. तो अगर हेडक्वार्टर कंट्री इंडिया है, सब्सिडरी है ऑस्ट्रेलिया में, आप इंडियन नेशनल एम्प्लॉय हो, आपको भेजा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाओगे एक्सपैट्रिएट. अब क्या हो रहा है कि आपको वापस यहाँ से यहाँ भेजा जा रहा है. यहाँ पे आपको रीपैट्रिएट भी हो सकते हैं या फिर इनपैट्रिएट भी हो सकते हैं, तो है ना. तो ये दोनों तो आप नहीं हो गए, आपका ऑस्ट्रेलिया में काम हो गया, आप इधर से इधर आ रहे हो. ठीक है, तो आप इनपैट्रिएट हो या फिर रीपैट्रिएट हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 135, which of the following represent a system of splitting a full-time position between 2 people, each of whom works part-time? है ना, 2 लोग हैं पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और एक फुल टाइम पोजीशन का जॉब है 8 घंटे का. तो 2 लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, 4 घंटे ये कर रहा है, 4 घंटे ये कर रहा है. इसमें क्या होता है, प्रोरेटेड सैलरी भी मिलती है. अगर ए 2 घंटे ही काम कर रहा है, बी 6 घंटे काम कर रहा है, तो प्रोरेटेड सैलरी मिलेगी, ए को कम और बी को ज्यादा सैलरी मिलेगी. ऐसा भी हो जाता है. इसे हम जॉब शेयरिंग कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, जॉब शेयरिंग करते हैं. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को. वेरी इजी क्वेश्चन है ना. कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, ब्लेक एंड बुटन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. ये MBO की बात हो रही है. MBO किसने दिया था, प्रेटर डकर ने. कब दिया था, 1954 में. उनकी बुक जो थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मेंशन था. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, स्केलर टेलर का ये सिद्धांत है और ये स्केलर चेन फायर. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, where an employer is charged with an offense. Employer को चार्ज किया गया, but he believes that some other person committed the offense without his knowledge, consent or connivance. So suppose you are the employer, आपको ग्रेजुटी पे करनी है, बट आप ही पे कोई ऑफेंस लग गया है और आपको लगता है कि कोई अदर पर्सन ने ऑफेंस किया बिना उसे पूछे, बिना उसकी जानकारी के, और इल्जाम इस पर लगा दिया है. तो he may bring other person in front of the court by giving how many days of notice to the complaint. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, तो 3 days. पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में दिया हुआ है. इनफैक्ट ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में सेक्शन 10 है या 20 है, सेक्शन आई थिंक सेक्शन 10 है जिसमें कि ये बात दी गई है. हाँ, सेक्शन 10 है जिसमें कि एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस. एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी इन सर्टेन केसेस में सेक्शन 10 में ये बातें दी गई है. 3 days है ना. पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट
तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें ना किसी एक्ट का, तो क्या करें, मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम सेक्शंस को याद करने का तरीका क्या है। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट सॉल्व का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो साथ ही साथ क्या करें, इस एक्ट को रिवाइज कर लें। 5 मिनट्स 10 मिनट्स से एक्ट को रिवाइज कर लें, बस क्या क्या है इस एक्ट में वो याद कर लें। जैसे कि मुझे याद आ रहा है इसमें सेक्शन 2A 4A में कंपल्सरी इंश्योरेंस की बात की जा रही है, सेक्शन 6 में नॉमिनेशन की बात की जा रही है, सेक्शन 7 में कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी की बात की जा रही है। जिस तरह से मेरे माइंड में रिकॉल आ रहा है, तो आई में ओपन द पीडीएफ ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड रिवाइज इट। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, जब भी किसी एक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो पीडीएफ देख लें। तो इससे ना बहुत अच्छे से आपको सारी सेक्शंस और इस एक्ट का जो भी यूएसपी है याद रहेगा। मैरी पाकर फॉलोड आइडियाज ऑफ इंटीग्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट वेयर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बाद मैरी पॉकर फॉलोड करती है, उसमें वो कहती है कि दोनों पार्टी जब आए और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, तो दोनों पार्टीज अपना अपना प्रेफरेंस बताएं, ठीक है, एंड देन वर्क टुगेदर टू फाइंड एन अल्टरनेटिव टू मीट द बोथ ऑफ एंड्स। कि दोनों पार्टीज को मैरी पॉकर जी है वो इम्पोर्टेंस देती है, इवन इफ दो पार्टी दोनों अपने अपनी बात रखें, दोनों क्या चाहते हैं करें, और उसके और अपने एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाले। तो बोथ पार्टीज गिव अप अ मेजर पोर्शन ऑफ व्हाट दे वांट। नो, मैरी पाकर ऐसा कभी नहीं चाहती कि आप व्हाट डू यू वांट आप उसका मेजर पोर्शन दो, नहीं, वो चाहती है कॉम्प्रोमाइज में, तो कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो, कि बहुत ज्यादा भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, एक ऐसा अल्टरनेटिव पोजीशन फाइंड आउट करे कि दोनों का लॉन्ग टर्म में अच्छा ही हो, फायदा ही हो। वन पार्टी सेटिस्फाइज इट्स डिजायर एंड प्रॉमिसेस द अदर टू गिव प्रेफरेंस नेक्स्ट टाइम। ऐसा भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कि एक पार्टी एक बार बोलेगा पार्टी कि लेट मी विन दिस टाइम एंड यू कैन विन सेकेंड टाइम, नहीं। मैरी पाकर फॉलोड का इंटीग्रेटिव ऐसा भी नहीं होता। इंटीग्रेटिव हमेशा विन विन की बात होती है, दोनों पार्टी को दोनों पार्टी का ही जीत होगा, है ना, दोनों पार्टी को मिलकर के कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओनली ए विल बी आंसर। 139, which of the following is criteria under section 22 part 2 of the ID Act that no employer carrying on any public utility service shall lock out any of this place without giving a notice of lockout? This is true. Without giving 14 days of such notice? This is true. Before the expiry of the stipulated period? Yes, है ना। स्टिपुलेटेड पीरियड जो है 6 मंथ्स का अगर होगा, तो जो भी है, जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके पहले आपको लॉकआउट नहीं करना है। During the pendency of conciliation proceeding before a conciliation officer and a week after such proceeding? Yes. During the pendency of proceeding before a court, industrial और नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months? नहीं, पॉइंट नंबर ई की बात नहीं होती है। पॉइंट नंबर ई की बात हमारा लॉकआउट में नहीं होता है। ओनली ए, बी, सी एंड डी, दैट्स इट। यही बस ये 4 पॉइंट्स ही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। आप चेक कर सकते हैं सेक्शन 22(2) में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स की बात हो रही है, लॉकआउट की बात की जाती है, तो दीज ओनली दीज 4 पॉइंट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट 140, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव इंप्रूवमेंट? तो फंडामेंटल थिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइनिंग हम कॉस्ट में करेंगे, क्वालिटी में करेंगे, सर्विसेज में करेंगे। दीज थिंग्स आर आवर कंट्रोल। कस्टमर इज लाइक whatever customer demands, that is what we have to make. Customer is like God, है ना, तो customer knows the best। तो कस्टमर में कोई हमें फंडामेंटल थिंकिंग या रेडिकल रिडिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी कंपनीज के सर्विसेज प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी और कॉस्ट पे वर्क करना है। तो पॉइंट नंबर ए, बी, सी विल बी आवर आंसर, राइट? ओके, डन। नेक्स्ट चलिए अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। We will just take a minute to read। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप काफी इजी था, आप सब लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। विल जस्ट गो थ्रू इट 30 seconds and then we will jump to question। Although I would say very good information was given in these packages। I'll jump to the questions now। What significant action did monetary authorities take in response to deteriorating macroeconomic environment as mentioned in the report? तो पॉइंट नंबर 2 आंसर होगा, और बिल्कुल यही लिखा हुआ ही है पैसेज में।
मैंने अंडरलाइन कर दिया था। Monetary authorities in advanced and emerging economies implemented the fastest increase in interest rates since the 1980s with significant global repercussions, है ना? तो वही सारी चीजें हैं, implemented and the fastest increase in interest rate. Next, what concern did the ILO report raise regarding labor market imbalances in 2023? We will look for the keyword labor market imbalances in 2023. Keyword हमें देखना है, यहाँ पर है although the imbalances eased somewhat in 2023, concerns are rising that these labor market imbalances are structural rather than cyclical. ये actually structural है, cyclical नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा imbalances are structural not cyclical. And then according to the report, how do real wage in India compare to other countries? Positive. मैंने शुरू में ही highlight कर दिया था आंसर क्या हो जाएगा? Positive. In India, real wages are positive compared to other G20 countries. Okay, next. Similarly, you can solve other question very easy. ILO report note about the macroeconomics environment in 2023. जो डिटोरिएशन की बात हो रही है, मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो 2023 में डिटोरिएट हुआ है. यहाँ पे we can see a report said that macroeconomic environment deteriorated significantly over 2023. Correct? Next. Despite the economic slowdown, what positive aspect did the report highlight about global growth in 2023? Then the answer is modestly higher than anticipated global growth. You can find it easily in the passage. Here. It is already underlined. Okay? Yes. I'll move to the next passage now. Yes. A recent report revealed a significant leap in female labor force participation rate. Again, 30 seconds we will give to the passage and we will be solving the questions. Which one of the following ministry released the periodic labor force survey report? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. पैसेज के फर्स्ट लाइन में आपको ये मिल जाएगा, ऑलरेडी अंडरलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन 147. What does the passage suggest about the impact of government initiative on women's participation in the workforce? Remarkable increase actually. तो हमारा आंसर हो जाएगा increase. You can see that they have contributed to a remarkable increase in FLFPR. What comprehensive approaches has the government of India taken to promote women's engagement in the workforce? कीवर्ड बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा आपको पैसेज में. वेरी इजी क्वेश्चन. इम्प्लीमेंटिंग इनिशिएटिव कवरिंग गर्ल्स एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149. What does the increase in FLFPR signify according to the passage? A considerable stride towards women empowerment and active involvement in socio-economic and political development. Same sentence is given कि FLFPR अगर increase होगा तो इसका मीनिंग यही है. And then one last question. Which one of the following terms has been used to describe the government commitment to gender equality and women's right? Gender imbalance नहीं होगा, practical dominance नहीं certainly, women led development point number. The last 10 questions तो काफी ज़्यादा easy थे, doable. So I will be ending the session now. I hope this PYQ discussion was helpful to you. इसका maximum benefit उठाइए, देखिए कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ अंडरस्टैंडिंग में गैप है, कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी बाकी है, एंड अकॉर्डिंगली जितना भी टाइम बचा है, मे बी अप्रॉक्स अ मंथ, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए. करेक्ट? यस. एनी डाउट? कोई भी डाउट होगा ट्यूटोरियल्स एकेडमी के चैट एप्लीकेशन पे आप कमेंट कर सकते हैं. Yeah, so I will be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.